Hello, friends. In this topic, we'll talk about the rise of Chinese economy. See, today we have heard a lot about the growing power of China. कोविड 19 के केस में भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार ये चाइना को एलेज कर रहा है कि उन्होंने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से और अपने एम्बिशस होने की वजह से कि वो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय दिस क्रिएटेड एज एलेज्ड बाय यूएसए वायरस कोविड 19। देखिए, चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी है वो इस कार्टून में आपकी बुक में जो दिया है इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। चाइना को इसमें डिपिक्ट किया गया है थ्रू ग्रेट वॉल अ वॉल ओवर द ग्लोब, राइट। यू कैन सी दिस इज द वॉल एंड दिस फेस इज ऑफ अ ड्रैगन, बोथ सिंबलाइज द चाइनीज़ कल्चर। बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। और इसको दिखाया गया कि किस तरह से ये ग्लोब को इनसर्कल करता जा रहा है। और यहाँ पर एक आदमी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो इस कार्टून में पूछा गया है कि हुम डू यू थिंक ही इज़, अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें और अदरवाइज भी, बट आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप है जो चाइना की ग्रोइंग पावर को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज़ सो मिनिएचर, सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ चाइना कि ही इज़ हेल्पलेस एंड ही इज़ नॉट एबल टू डू anything, right? So when we talk about the Chinese economy, चाइना इकोनॉमी की जो सक्सेस है वो इस पे डिपेंड करती है कि उन्होंने 1978 से जो अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया उसकी वजह से उनको बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले। जैसे कि इट्स टुडे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये यूएस को बाई 2040 ओवरटेक कर लेंगे। अब मुझे लगता है ये 2040 बहुत दूर हो गया। अभी सिचुएशन ऐसी होने वाली है, रिसेंट जो ये डेवलपमेंट हुई है कोविड 19 की, कि बड़ी जल्दी, आई थिंक मे बी विद इन अ डे, ईयर और टू, ऐसा हो सकता है कि चाइनीज़ इकोनॉमी को ये ओवरटेक कर लें, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा, जो इसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है रीजन्स में, इट मेक्स इट टू द ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशियन ग्रोथ। हमारी ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है, thereby giving it enormous influence in regional अफेयर्स। हमारे जो रीजन के जितने भी अफेयर्स हैं उसमें क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर होने की वजह से इस रीजन के जितने अफेयर्स हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना। और इसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में डिपेंड रिलाई करती है? इसकी पॉपुलेशन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन तो नहीं कह सकते, बट द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। उसका लैंड मास बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है क्योंकि ये भी यूएन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर है। तो ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक चाइना को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं। चाइना नाइन जैसे इट केम इनटू इंसेप्शन इन 1949, और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। और ये एग्जैक्टली वही इकोनॉमी बनी जिस तरह की सोवियत सिस्टम यूएसएसआर में थी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइना जो था, इसने वेस्ट के साथ इसके शुरुआत में बड़े अच्छे रिलेशंस नहीं थे, और इनको बड़ी डिफ़िकल्टी हुई अपनी रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करने में, बिकॉज ये वही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। ये एक सोवियत और कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री थी, जबकि वेस्ट जो है वो प्योरली कैपिटलिस्ट है। तो इट हैड लिटिल चॉइस बट टू लुक फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ brief period on Soviet aid and advice। इनके पास कोई चॉइस नहीं था, वेस्ट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं थी, तो इनके पास ओनली सपोर्ट जो थी वो सोवियत एड थी, या फिर इनका अपने रिसोर्सेज पर ही इनको रिलाई करना था। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फॉर द फ्रॉम द कैपिटलिस्ट कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब इनका मकसद क्या था कि ये एक ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जो स्टेट ओन्ड होगी और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन पैसा कहाँ से आने वाला है, कैपिटल कहाँ से आएगा? जो एग्रीकल्चर इनका था उससे। फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी थी इनके पास, तो ये जो है वो वर्ल्ड मार्केट से टेक्नोलॉजी और गुड्स भी नहीं खरीद सकते थे, तो फिर इन्होंने वो उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक गुड्स पे फोकस करना शुरू किया। अब इस फोकस से चाइना को बहुत हेल्प मिली। China was able to use its resources to establish its economy, industry at a very large scale। मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। और पब्लिक वेलफेयर में भी अच्छा काम करना शुरू किया इन्होंने। एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, सब कुछ था, लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। और सॉरी,
जो इकोनॉमी थी दैट वाज ग्रोइंग एट एन रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। और पर प्रॉब्लम इसके साथ एक क्या थी कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही थी उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ भी वो हो रही थी 2 to 3%। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उससे उतनी ही पॉपुलेशन भी हो रही थी, तो ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी जो थी वो सफिशेंट नहीं थी इनकी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए और इंडस्ट्री के लिए सरप्लस क्रिएट करने के लिए। और लगभग वैसी ही सिचुएशन हो गई जैसे कि यूएसएसआर में हुई थी, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि एक स्टैग्नेशन आ गया और जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल थी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक्सेसिव कंट्रोल हो गया। its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal and per capita income was very low। तो ऐसी सिचुएशन थी जैसी यूएसएसआर में थी, लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा यूएसएसआर में हुआ, राइट। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970s में आके उन्होंने बड़े मेजर डिसीजंस लिए और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू कर दिया और दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल आइसोलेशन, उनका जो पॉलिटिकल आइसोलेशन उन्होंने रखा था कि वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया 1972 में। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जाओ इनलाई, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन की बात की उस वक्त, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री था। इन 1973, बाय 1978 द देन लीडर देन जेंग ज़ाओपिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी। उसके बाद जाओ इनलाई के बाद देन ज़ाओपिंग इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए चाइना में। एंड दिस पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। तो ओपन डोर पॉलिसी का मतलब था कि भाई हमारी डोर ओपन है, आप आए इन चाइना में इन्वेस्ट करें और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े और कैपिटल और टेक्नोलॉजी ग्रो करें। China followed its own path in introducing a market economy. The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step। और जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने उस सिचुएशन में आके यूएसएसआर की तरह या पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जैसे शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई थी उस तरह से नहीं किया, बल्कि अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप प्राइवेटाइज किया। पहले हुआ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, दैट वाज फॉलोड by privatization in industry in 1978, and trade barriers were eliminated, and only in special economic zones where foreign investment could set up enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy। तो नो डाउट आज भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसका बड़ा एक सेंट्रल रोल है मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, जिससे कि उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। अब वो जो स्टैग्नेशन वहाँ पर आ गया था, उस स्टैग्नेशन को ब्रेक करने में ये लोग सक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ ओपनिंग अप ऑफ देयर इकोनॉमी एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। और एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइजेशन से प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम बढ़ी, हाई पर्सनल सेविंग हो गई, इकोनॉमी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो गई और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बढ़ना शुरू हो गए फास्टर रेट पे, और नए ट्रेडिंग लॉज और क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से फॉरेन ट्रेड में भी बढ़ोतरी हुई और चाइना जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। वो अब आप देखते हैं आज भी जितने भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना। हालांकि वो ब्रांड कहीं का भी होगा लेकिन उस पर चाइना कहीं ना कहीं लिखा होता है। उसका रीज़न यही था कि वहाँ पर लेबर सस्ती थी, उन्होंने ओपन कर दी इकोनॉमी, तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया। इट हैज़ अ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। अब आज इनके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है कि ये भी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जैसे हमने पहले बात की कि मोस्ट सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन था चाइना, लेकिन अब वहाँ से बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने रीसेंट न्यूज़ में सुना होगा कि वो वहाँ से भाग रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। चाइना's accession to WTO in 2001 has been a further step in opening to the outside world।
इन्होंने 2001 में WTO को भी साइन कर लिया, तो एक और कदम बढ़ गया इनका वर्ल्ड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए. एंड द कंट्री प्लान्स टू डीपन इट्स इंटीग्रेशन विद द into the world economy and shape the future world economic order. और इस कंपनी का अब चाइना का अब ये प्लान जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और उसको उसके न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का, वो उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ बीइंग अ member of the WTO and the size of its economy. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. अब ये जो reforms हुए इसका सबको फ़ायदा बराबर नहीं हुआ. जैसे सबका हर एक चीज़ की नेगेटिव पॉजिटिव साइड होती है. इसकी नेगेटिव साइड ये थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. देयर आर ओवर 100 मिलियन पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स. फीमेल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत बुरी है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, करप्शन है बिकॉज ऑफ दैट पार्टी, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है. और अर्बन और रूरल लोगों में भी इनइक्वालिटी है कि जो रूरल लोग हैं उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्बन रेजिडेंट्स की हैं, या फिर जो कोस्टल एरियाज़ हैं और इनलैंड प्रोविंसेस हैं उनमें भी एक जैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. फिर भी रीजनली और ग्लोबली चाइना जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है ना. द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एंड इट्स इंटरडिपेंडेंसीज दैट दिस हैज़ enabled चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद its trade partners. जो इसकी इकोनॉमी का साइज़ है, जितनी बड़ी ये इकोनॉमिक पावर बन गया है, उसकी वजह से इसके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसके ऊपर ये मतलब अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है आज की डेट में. और जितने इनके इश्यूज थे बाकी कंट्रीज के साथ, चाहे वो जापान है, US है, आसियान है या रशिया है, वो सारे के सारे अब वो पॉलिटिकल आप कह सकते हो एम्बिशंस को लेकर नहीं या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन से मूव हो रहे हैं. मतलब सब कंट्रीज चाइना के साथ अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रही हैं या चाइना अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहा है रादर देन पॉलिटिकल. अब ये हालांकि अपने जो भी इसके आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको ख़त्म करने की बात करता है, बट चाइना की जो पावर है, इतनी इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उसको एक बड़ी थ्रेट माना गया आसियान के प्लेटफॉर्म पे भी. तो जो इसकी जो ग्रोइंग पावर है वो ना सिर्फ एशिया में लिमिटेड है, बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक जो है ये अपना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है और अपनी प्रेजेंस ये दुनिया भर में शो कर रहा है. और आज की डेट में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर चाइना बन गया है. अब प्रेजेंट सिनेरियो में मैं बस इतना आपको कहना चाहता हूँ कि अब कोविड-19 के बाद ये जो इसकी पोजीशन थी ये कम नहीं ज़्यादा हुई है. ठीक है, अमेरिका जो अब तक का एक सोल हम कहते हैं, एक तरह से सबसे बड़ी सुपर पावर थी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है. चाइना ने एक तरह से घुटनों पे ला के रख दिया अमेरिका को. और कई लोग, कई एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि ये जो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल है जो कोविड-19 है, जिसको कि मे बी, अभी हमारे को प्रूफ तो नहीं है, कि शायद इसको इंजीनियर किया था चाइना ने और इसने अमेरिकन इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया. तो अगर ये सच होता है तो इसका मतलब साफ है कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो चाइना ही है. तो दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक. वील कैच अप सून. टिल देन, टेक केयर.